नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। और वर्तमान परिदृश्य में एक विषय बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, वह है कि आखिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा। जिस तरीके से कांग्रेस वर्तमान समय में अपनी राजनीति कर रही है, वह साफ दर्शा रहा है कि राहुल गांधी की दिलचस्पी नहीं है इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, क्योंकि वर्तमान स्थिति में भाजपा का मुकाबला आप अकेले नहीं कर सकते हैं, आपको गठबंधन की आवश्यकता होगी। ऐसे में आज की वीडियो को मैंने 3 खंड में बांटा हुआ है। पहले समझेंगे कि भारत में गठबंधन की राजनीति आज तक कैसे होती चली आई है, किस दौर में कौन सी पार्टी प्रभुत्व में रही थी, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर समझेंगे कि आखिर इंडिया अलायंस जब बना तो उसका उद्देश्य क्या था और वर्तमान स्थिति उसकी कैसी है। और फिर समझेंगे कि आखिर कांग्रेस की रणनीति लोकसभा चुनाव के बाद क्या बनती जा रही है। और इसी बात से हमारा अगला सेगमेंट जुड़ा होगा, जो बताएगा कि आखिर लोकल लीडर्स की एस्पिरेशन क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, अगर आप भारत की राजनीति को देखेंगे, मैं 1952 से लेकर 1925 तक के दौर की बात कर रहा हूं। यहां पर एक दौर में कांग्रेस देश की राजनीति को नियंत्रित करती थी। वही स्थिति कमोबेश इस समय भाजपा की है कि वह देश की राजनीति को नियंत्रित कर रही है। ऐसे स्थिति में गठबंधन की सरकार का अर्थ क्या होता है, चलिए पहले समझते हैं कांग्रेस के दौर को और फिर आते हैं भाजपा के दौर की तरफ। अगर आप देखेंगे तो 1952 से लेकर 1984 तक के इलेक्शन में लगातार देश की राजनीति में कांग्रेस हावी रही है। 1977 का दौर छोड़ दीजिए, क्योंकि वह 3 साल ऐसे थे जहां पर जनता पार्टी ने देश में सरकार चलाई थी, पर वह सरकार बहुत स्टेबल नहीं चली थी। लेकिन 1952, 1957, 1962, फिर 1967, 1971, 1980, 1984, इन सभी इलेक्शंस में कांग्रेस को जैसी मेजॉरिटी मिली कि उन्होंने सत्ता हमेशा अपने हाथ पर नियंत्रित रखी। इस दौर में गठबंधन की सरकारों का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता था, क्योंकि कांग्रेस के पास अपने आप में इतना बड़ा बहुमत होता था कि वह देश की राजनीति को नियंत्रित करती थी। 1971 में एक दौर में क्या हुआ था कि जिस समय कांग्रेस में से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाई, तो कई सारी विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हुई। उन्होंने यह सोचा कि भाई अगर हम वोट को जोड़ें तो कांग्रेस के पास लगभग 45% के आसपास वोट शेयर रहते हैं। ऐसे में हम सभी पार्टियां अगर जुड़ जाएं तो हमारे पास 55% वोट शेयर होगा और इस आधार पे हम इंदिरा गांधी को हरा देंगे। पर 1971 का इलेक्शन अपने आप में ऐतिहासिक रहा। जैसी मेजॉरिटी इंदिरा गांधी को भारतीय जनता ने दी, वह साफ दर्शा रहा था कि आप चुनाव में अर्थमेटिक का प्रयोग नहीं कर सकते। यहां पर सब कुछ केमिस्ट्री के आधार पर होता है। 1989 देश में अचानक से गठबंधन की राजनीति का दौर लौट कर आया, क्योंकि मैं 1977 को थोड़ा सा मैं यहां पर जोड़ रहा हूं कि वह 3 साल ऐसा था जहां पर देश की कई सारी पार्टियों ने आपस में मर्जर किया और देश में सरकार चलाई थी। लेकिन गठबंधन की राजनीति का जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं, उसकी शुरुआत 1989 में हुई थी, जब देश में चुनाव हुए और वीपी सिंह की सरकार बनती है। वहां पे उनको भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया था। लेकिन 1989 से लेकर 1999 तक देश में गठबंधन की सरकार तो चली, लेकिन कोई भी सरकार स्टेबल नहीं थी। 1989, 1990, 1991 में अल्पमत की सरकार चलाई पीवी नरसिम्हा राव ने। फिर 1996, 1998 और 1999, जब 99 का इलेक्शन हुआ तो वहां पर भाजपा की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। 13 महीने की सरकार वह चला के आ रहे थे। ऐसे में एनडीए ने 1999 से लेकर 2004 तक देश की राजनीति में गठबंधन की राजनीति को स्थापित किया। 2004 का इलेक्शन होता है। हर कोई भाजपा की जीत की भविष्यवाणी कर रहा था। यहां तक कि एग्जिट पोल भाजपा को स्वयं ही पूर्ण बहुमत दिखा रहे थे, पर जो यहां पर नतीजे आए, वह नतीजे पूरी तरीके से उलट थे। कांग्रेस के पास 145 सीट आई और यहां से यूपीए का होता है गठन। और फिर 2004 और 2009 के इलेक्शन में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गठबंधन की सरकार को देश में चलाया। यह गठबंधन की राजनीति का स्वर्णिम काल कहा जाता है, जो 1989 से शुरू होकर 2014 तक चला। लेकिन 2014 में देश की राजनीति में एक नया परिवर्तन आया। अचानक से समाजवाद और वामपंथ की राजनीति जिस देश में होती चली आई है, वहां पर दक्षिणपंथी राजनीति का उदय हुआ। और 2014 में 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी ने अकेले दम पर बहुमत प्राप्त किया, वह थी भाजपा। 2014 में नरेंद्र मोदी ने 282 सीटें प्राप्त करी।
और यहां से लगा कि एक दौर में गठबंधन फिर से खत्म होना शुरू हो जाएगा। एनडीए की सरकार बनी थी, पर भाजपा अपने आप में इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी केंद्रीय स्तर पर भाजपा को चैलेंज नहीं दे पा रही थी। 2019 का चुनाव भाजपा की विक्ट्री और बड़ी हो गई। 300 प्लस सीट यहां पर भाजपा को प्राप्त हुई और 350 से अधिक सीट एनडीए को प्राप्त हुआ। लेकिन भाजपा अपने अनुसार यहां पे सारा काम कर रही थी। 2024 का चुनाव वापस से हमको लेके जाता है 1999 के दौर पर, क्योंकि भाजपा को मात्र 240 सीटें मिली और यहां पर एक गठबंधन बना था। वह गठबंधन केवल लोकसभा के लिए था, उसका नाम रखा गया था इंडिया अलायंस। और इस वजह से 240 सीटें यहां पर भाजपा को प्राप्त हुई और इंडिया अलायंस को 234 सीटें यहां पर प्राप्त हुई थी। कांग्रेस इसमें सबसे बड़ी पार्टी थी, उनके पास 99 सीटें यहां पर रही। लोग ऐसा मानते थे कि आने वाले समय पर इंडिया गठबंधन भारत में अपनी सरकार बना लेगा। अब जब 240 सीटें यहां पर प्राप्त हुई भाजपा को, तो भाजपा अब अपने सहयोगी दलों पर निर्भर हो गई, क्योंकि एनडीए को 293 सीटें यहां पर मिली थी और दो बैसाखियां जिनके सहारे नरेंद्र मोदी इस समय अपनी सरकार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। अब यहां से आता है हमारा दूसरा सेगमेंट, इंडिया अलायंस। क्योंकि नीतीश कुमार वह इंडिया अलायंस के शुरुआती दौर के संयोजक कर्ता थे, क्योंकि उन्होंने ही इंडिया गठबंधन की आधारशिला यहां रखी थी। चलिए 2023 के दौर पर वापस चलते हैं, क्योंकि हम नीतीश कुमार पर आ चुके हैं और देश की राजनीति में नीतीश कुमार का कद अपने आप में बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार उस दौर में बिहार में चल रही थी सरकार महागठबंधन की, क्योंकि इंडिया अलायंस के निर्माण के लिए हमको महागठबंधन को समझना पड़ेगा। महागठबंधन की सरकार चल रही थी बिहार में। तेजस्वी यादव उस समय बिहार में उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार थे वहां के मुख्यमंत्री। उसी दौरान पत्रकारों ने पूछा कि भैया 2025 में जब चुनाव होगा तो क्या आप मुख्यमंत्री रहेंगे? उन्होंने तेजस्वी यादव को आगे किया था कि आने वाला समय इन्हीं का है, यही लोग चलाएंगे देश की सरकार और बिहार की सरकार। मेरा तो 2020 का चुनाव आखिरी चुनाव था। सबको लगा कि यह बिहार की राजनीति में एक नया परिवर्तन होने वाला है। उसी बीच नीतीश कुमार देश देश घूमकर यह प्रयास कर रहे थे एक ऐसा गठबंधन हो जो कि भाजपा को टक्कर दे सके, और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को स्थापित कर रहे थे और स्वयं अपने आप को केंद्रीय भूमिका में देख रहे थे। साइलेंट तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का हाथ उनके साथ था। अब यहां पर पटना में पहली मीटिंग होती है। इस मीटिंग का नतीजा आता है कि हमें एक अलायंस बनाना पड़ेगा और यह अलायंस भाजपा से मुकाबला करेगा। लेकिन इस अलायंस में कांग्रेस, जो उसकी आधारशिला थी, और कई सारे क्षेत्रीय दल इसके साथ जुड़कर एक गठबंधन का निर्माण कर रहे थे। उसके बाद में बेंगलोर में मीटिंग होती है, मुंबई में मीटिंग होती है। इन सब का नतीजा आता है कि इंडिया अलायंस बनकर तैयार होता है। लेकिन जो इसकी पहली परीक्षा थी वह थी एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव। इसमें क्षेत्रीय पार्टियों और कांग्रेस के बीच में समस्याएं हमको देखने को मिली, क्योंकि इन तीनों जगहों पर कांग्रेस ने क्षेत्रीय पार्टियों को सहयोग नहीं दिया और अकेले दम पर चुनाव लड़ी। भाजपा को इन तीनों जगहों पर बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिली। मतलब छत्तीसगढ़, एमपी तो कोई सोच नहीं रहा था कि भाजपा वहां जीतेगी, पर यह सभी पार्टियां जब अलग अलग हो गईं तो भाजपा को जैसी जीत मिली, यह एक तरीके से इंडिया गठबंधन के लिए झटका था। इसी बीच में नीतीश कुमार वह कोशिश कर रहे थे कि वह इंडिया गठबंधन के संयोजक बन जाएं। लेकिन लालू प्रसाद यादव, इधर ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और स्वयं राहुल गांधी यह नीतीश कुमार के संयोजक बनने को लेकर आश्वस्त लग नहीं रहे थे। नीतीश कुमार छटपटा रहे थे इंडिया गठबंधन में, क्योंकि अब बात आ गई थी अस्तित्व की। नीतीश कुमार के हाथ से बिहार भी फिसल रहा था, क्योंकि वहां पर तेजस्वी यादव बड़े नेता बन रहे थे और केंद्र में कोई उनको पसंद नहीं कर रहा था। यही हाल हुआ कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। यही हाल होगा नीतीश कुमार का। उनको लगा कि एनडीए के साथ जाना ही यहाँ पे तर्कसंगत होगा और फिर नीतीश कुमार जाके जनवरी में दामन थामते हैं एनडीए का और बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री से विपक्ष के नेता बन जाते हैं। और इंडिया गठबंधन के लिए यह बहुत बड़ा झटका था कि नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा थे जो कि इंडिया गठबंधन को जोड़ के रख सकते थे। अगर उनको वहां पर संयोजक बनाया गया होता तो क्या पता चुनावी नतीजे कुछ और हमको देखने को मिल सकते थे। लेकिन इंडिया गठबंधन को झटका लग चुका था। इस वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में सब एक मंच पर आए, कैसे भी करके आए। ममता बनर्जी ने स्वयं को इंडिया गठबंधन से अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि भैया बंगाल में सारा गठबंधन मैं ही हूं, जो चाहूंगी मैं ही करूंगी, मेरे अलावा यहां पर कोई और नहीं। तो वहां पर कांग्रेस वाम दल एक तरफ थे, ममता दीदी एक तरफ थी और एक तरफ भाजपा थी। चुनाव वहां पर हुए थे। ऐसे ही पंजाब में इंडिया गठबंधन का अस्तित्व नहीं आया। वहां पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन दिल्ली में गठबंधन हो गया था। अब जब नतीजे आए, इस नतीजे ने सबको हतप्रभ कर दिया, क्योंकि इन नतीजों ने यह साफ दर्शा दिया
कि भाई अगर सब मिलकर साथ लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी को हराना आसान होगा, संभव होगा एक तरीके से मैं कह सकता हूं। लेकिन कांग्रेस को जब 99 सीटें मिली, राहुल गांधी के भाषण लोगों ने सुने, तो यहां से कांग्रेस के अंदर एक नया जोश पैदा हुआ कि अब तो हम वापस से अपनी खोई जमीन प्राप्त कर लेंगे। अब यहां से आते हैं हम लोग अपने तीसरे सेगमेंट में कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है और राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद कैसे अपनी राजनीति को बदलते हमको यहां दिखाई दे रहे हैं। अब बात यह हुई कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, राहुल गांधी का कद बढ़ा और आपने देखा कि जो मानसून सेशन था, उस मानसून सेशन में राहुल गांधी ने एक तरीके से इंडिया गठबंधन को लीड किया और 2014 और 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस के पास इतना संख्या बल था कि वह विपक्ष का नेता अपॉइंट कर सकते थे और राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन यहां पर बन गए। राहुल गांधी की राजनीति में एग्रेसिव आपको नेचर वहां पर दिखाई दे रहा होगा और राहुल गांधी के भाषण अचानक से लोगों की रील्स में पहुंचने शुरू हो गए। कांग्रेस को यहां से एहसास हुआ कि अब समय आ गया है कि हम राजनीति को अपने अनुसार करें और यहीं से शुरू होता है इंडिया गठबंधन के टूटने का दौर। क्योंकि अब इंडिया गठबंधन क्यों टूटा? क्योंकि चुनाव के बाद भी कोई फॉर्मल बैठक नहीं हुई, कोई संयोजक नहीं हुआ, कोई लोगो नहीं आया और कोई फ्लैग नहीं आया। सिर्फ इंडिया अलायंस करके एक नाम यहां पर रहा, यहां तक कि कोई मुख्यालय तक इसका नहीं बना। और फिर आने वाले समय में जो हुए चुनाव, जिसमें हुआ जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, यह सब और दिल्ली जोड़ लीजिए, यह सब प्रमुख राज्यों में हुए यहां पर चुनाव। और इन चुनावों में जिस भाजपा का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था, वह भाजपा अचानक से हरियाणा, जहां पर बाजी उनके हाथ से जा चुकी थी, कांग्रेस टॉप पे थी, कांग्रेस हारती है, भाजपा जीतती है। महाराष्ट्र, यहां पर भी लगा कि महागठबंधन जो वहां पर महाविकास अघाड़ी है, वह जीतेगा, पर वहां पर भी भाजपा को ऐसी जीत मिली अपने गठबंधन के साथ कि क्या ही कहा जाए। ऐसी मेजॉरिटी कभी किसी ने सोची नहीं थी कि वहां पर महायुति को मिलेगी। और फिर दिल्ली, यहां पर तो इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से बिखर गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहां एक मंच पर नहीं आए और भाजपा यहां पर ऐसी विक्ट्री पाती है कि 27 साल बाद यहां पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो यह साफ दर्शा रहा है कि कांग्रेस अब कोशिश कर रही है कि इंडिया गठबंधन को साइडलाइन किया जाए और अपने वोट बैंक को वापस प्राप्त किया जाए। और दिल्ली का चुनाव इसका पहला एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। आने वाले समय में बिहार में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में चुनाव है। बिहार में चुनाव इस साल है और यूपी में चुनाव 2027 में होगा। इन दोनों चुनाव में कांग्रेस का प्रयास रहेगा अपना वोट बैंक प्राप्त करना, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बात दिखाई दी कि उनके तरफ दलित और मुस्लिम यह वोट बैंक लौट रहा है और यह उनका पारंपरिक वोट बैंक था। और देश में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं, उन्होंने कांग्रेस को खाया है। अगर आप नोटिस करेंगे तो देश में दो बड़ी पार्टी हैं, एक कांग्रेस और एक भाजपा। कांग्रेस का है इंडिया गठबंधन, जिसे हम पहले यूपीए कहते थे, और भाजपा का है एनडीए गठबंधन। आप देखेंगे जिस भी राज्य में भाजपा का गठबंधन होता है, वहां पर भाजपा बड़ी पार्टी बनती बनते बनते बन जाती है। मतलब छोटे भाई शुरू होती है और बड़ा भाई बनकर वहां पर अपनी राजनीति को स्थापित करती है। आप बिहार देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, इन दोनों जगहों पर भाजपा छोटा भाई थी और आज बड़ा भाई बन चुकी है। लेकिन कांग्रेस, जहां पर वह क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करती है, क्षेत्रीय दल कांग्रेस को नस्तो नाबूद कर देते हैं। आप उत्तर प्रदेश देखिए, यहां पर कांग्रेस और मायावती जी का गठबंधन हुआ, कांग्रेस खत्म हो गई। आप बिहार देखिए, वहां पर आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन हुआ, कांग्रेस वहां पर खत्म हो गई। आप टीएमसी देख लीजिए, आप आंध्रा देख लीजिए, हर जगह पर कांग्रेस खत्म हो गई और वहां की लोकल पार्टियों ने कांग्रेस को पूरी तरीके से निपटा दिया। अब कांग्रेस को लग रहा है कि अगर फिर से रिवाइव होना है तो अगले दम पर यहां चुनाव लड़ना पड़ेगा। ऐसे में अगर वह इंडिया गठबंधन को सहयोग करती रह जाएगी तो उसका वोट बैंक कभी भी उसके पास लौटकर नहीं आएगा। यहीं से शुरू होता है जो जो क्षेत्रीय दल हैं उनके बीच में समस्या। क्योंकि आप देखेंगे हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव के बाद अचानक से इंडिया गठबंधन में लीडरशिप क्राइसिस शुरू हुई और क्षेत्रीय छत्रप यह कहने लगे कि ममता बनर्जी को इसका हेड बनाया जाए। और यहीं से शायद राहुल गांधी को समझ में आया कि अब राजनीति करने का दौर है और अब मैं अकेले यहां पर राजनीति करूंगा, अपना वोट बैंक यहां पर क्लेम करूंगा। जितना ज्यादा कांग्रेस ऊपर जाएगी, क्षेत्रीय छत्रप उतना ही नीचे आते जाएंगे। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच फोटो सेशन तो बढ़िया होता है, पर रणनीति के लेवल पर वह साथ नहीं आ पाते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वहां का जो अभी उपचुनाव हुआ था। सेम चीज बिहार में आरजेडी कांग्रेस एक ही पाले में है, लेकिन अभी कास्ट सेंसस जो कि एक दौर में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू उस समय सरकार चलाए थे, उस समय हुआ था, उस कास्ट सेंसस को भी राहुल गांधी ने फर्जी बता दिया, जिसका श्रेय लेते चले आए हैं तेजस्वी यादव। यह साफ दर्शा रहा है कि बिहार में भी जब सीट बंटवारा होगा चुनाव के आसपास तो वहां भी समस्या हो जाएगी।
टीएमसी वह तो बंगाल में कांग्रेस को पसंद ही नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय छत्र कांग्रेस को नहीं चाहते और कांग्रेस का प्रयास है अपना वोट बैंक क्लेम करने का। शायद यह राजनीति आपको यहां दिखाई देगी। जातिगत जनगणना के मुद्दे को जिस तरीके से राहुल गांधी हर एक रैली में उठाते हैं, कहीं भी बात होती है इस मुद्दे को वह लेके चलते हैं और जातिगत जनगणना को जैसे राहुल गांधी कैरी कर रहे हैं, यह क्षेत्रीय छत्रपों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और मुस्लिम वोट बैंक पिछले 4 महीने से यह देख रहा है कि राहुल गांधी के अलावा कोई और क्षेत्रीय पार्टी उनको यहां पर भाजपा वाली समस्या से नहीं बचा सकती, क्योंकि अभी भी मुस्लिम नेताओं को यह लगता है कि भाजपा उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है और राहुल गांधी उनका एकमात्र आसरा है। शायद इस वजह से राहुल गांधी की उम्मीद जागी है और वह इंडिया गठबंधन को लेकर उतने सीरियस नहीं है। ठीक है, बन रही है बनने दो, नहीं बन रहा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपनी राजनीति को यहां पर लेकर आगे बढ़ेंगे। अब यहां से बात आती है, यह समझ में आता है कि अगर भाजपा को आपको रोकना है तो साथ आना पड़ेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में क्षेत्रीय छत्रपों की आकांक्षाएं, राहुल गांधी की राजनीति, यह सब इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ने से रोक रही है। बाकी मुकाबला आप कर नहीं पाएंगे भाजपा का अगर आप लड़ेंगे अकेले अकेले। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।